हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। करंट अफेयर्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये टेस्ट सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम और खंड शिक्षा अधिकारी सुपरटेट एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ख़ास रहेगी। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस लिए बहुत ही सेलेक्टिव लिए हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन से कनेक्टेड हम कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब हम इनके साथ जो स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं करंट के साथ, उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए हैं। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इस सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 का मतलब है कि अभी फ़िलहाल में ही 2018 में बाघों की जनगणना की गई है भारत में। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। आप कहेंगे ये लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं है या लेटेस्ट जनगणना नहीं है, क्योंकि ये 2018 की है। ये बिल्कुल लेटेस्ट जनगणना ही है, क्योंकि जो बाघों की जनगणना हमारे देश में होती है, इस बार तो लेटेस्ट जनगणना हुई है 2018 में। उससे पहले ये 2014 में हुई थी, उससे पहले ये 2010 में हुई थी, उससे पहले ये जनगणना 2006 में हुई थी। तो भारत में बाघों की जनगणना हर 4 साल के अंतराल पे की जाती है। पहला क्वेश्चन स्टैटिक। और ये 4 साल पर जो बाघों की जनगणना करनी शुरू की गई थी वो 2006 से ही स्टार्ट की गई थी। अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है, देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर, इन स्टेटमेंट को हम अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। अब पहले इनके स्टैटिक क्वेश्चन सुन लीजिए। इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? ये याद रखेंगे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसी बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की जो ये जनगणना है 2018, इसका चौथा चक्र यानी फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के परिणाम जारी किए हैं। और इसका शीर्षक जो दिया गया है, इस जनगणना का जो शीर्षक है वो है स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडिटर्स प्रे इन इंडिया 2018। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है NTCA। ये भी याद रखेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हर 4 साल के गैप पर बाघों की जनगणना के आंकड़े जारी करता है। अब इस जनगणना के अनुसार हम बात कर लेते हैं 2018 की जो जनगणना हुई है बाघों की, इसमें जो है अभी फ़िलहाल कितने टाइगर्स हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर भारत में कितनी हो गई है? 2967। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम 2014 की बात करें तो भारत में 2014 में जो बाघों की संख्या थी वो 2226 थी, 2226 थी। अगर 2018 की बात करें वो कितनी हो गई है? 2967 बाघ यानी टाइगर अभी भारत में मौजूद हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने टाइगर्स की बढ़ोतरी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है 600, एक तरीके से कितने जो संख्या बढ़ गई है इनकी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे 2014-2018 के बीच में भारत में कुल कितने टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, तो बढ़े हुए टाइगर्स की संख्या है 741। और अगर आपको परसेंट में पूछे तो 2014 की तुलना में भारत में 33% बाघों की संख्या इंक्रीज हुई है 2018 में। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ या टाइगर पाए जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड वही है आपका। पूछ रहा है कि कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स की संख्या है वो मध्य प्रदेश में है। MP में जो टाइगर्स की संख्या पाई गई है वो 526 है, जो कि पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का, तो कर्नाटक है सेकंड नंबर पे। कर्नाटक में बाघों की संख्या है 524, 2 बाघ ही कम है यहाँ से, याद रखिएगा। और उसके बाद में नंबर आता है उत्तराखंड का, उसको हमने UK से लिख दिया है, 442 बाघ हैं उत्तराखंड में। तो ये टॉप 3 स्टेट हैं जिनमें इस तरह से बाघों की जनगणना में जो है ये टॉप 3 हैं, सबसे ज़्यादा संख्या रखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, तो यूपी में बाघों की संख्या या टाइगर्स की संख्या आप याद रखेंगे 173 टाइगर्स हैं, 173 टाइगर्स हैं यूपी में इस सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए
इसमें जो है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें जो है बाघों की संख्या अपरिवर्तित रही है? उड़ीसा में जो है बाघों की संख्या अपरिवर्तित रही है। उड़ीसा में जो है 28 टाइगर थे, अभी भी 28, 2014 में भी 28 थे, इस बार भी 28 ही हैं। तो ये सेंसस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर कोर रिजर्व हैं। तो स्टेटमेंट अगर आप थर्ड देखें तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही हो गया है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया है। वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व है भारत में, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है इसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस तिथि तक डिजिटल पेमेंट प्रणाली फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है? देखिए, फास्टैग क्या होता है पहले इसके बारे में देख लेंगे। अगर हम फास्टैग की बात करें तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो नेशनल हाईवेज होते हैं इन पर जो वाहन चलते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर टोल टैक्स वाले इस तरह से सेंटर्स बने होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। इन पर जो है वाहनों से जो टैक्स लिया जाता है उसको टोल टैक्स हम कहते हैं। और ये 4 पहिया, अब 1 दिसंबर से जो नेशनल हाईवेज होंगे इन पर गुजरने वाले जो 4 पहिया वाहन होंगे इन पर जो है फास्टैग लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसमें इसे हम बोलते हैं, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक होती है इस फास्टैग कार्ड के अंदर। और इस टैग को जो है वाहन जो होता है व्हीकल उसकी विंड स्क्रीन पर लगा दिया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास जाएगी तो टोल प्लाजा पे एक सेंसर लगा होगा और आपका व्हीकल जो है उसकी विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को तुरंत ट्रैक कर लेगा वो। इसके बाद जो आपका फास्टैग अकाउंट बना होगा उससे जो है टोल प्लाजा पर लगने वाला जो टैक्स है वो काट लिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है टोल प्लाजा पर जो बिना भीड़ लगाए या बिना रुके ही अपनी जो टोल टैक्स है उसको पे कर सकते हैं। तो ये किससे संबंधित हुआ? फास्टैग हुआ टोल टैक्स से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रभावी हुआ किससे? 1 दिसंबर 2019 से। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, जिन गाड़ियों में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें टोल पर जो आकर है दुगना चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें से हमें क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो इस प्रक्रिया को क्यों लाया गया है? एक तो ये भीड़ भाड़ जो जाम वगैरह लगते हैं जो हाईवेज पे, इनको कम करने के लिए। और दूसरा ये फास्टैग है क्या? ये एक टोल टैक्स के पेमेंट का प्रोसेस है। ये 1 दिसंबर 2019 से ये भारत में प्रभावी कर दिया गया है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल चिन्हित संभाव्य ज्वारीय एनर्जी कितनी है? तो देखिए, इसमें जो है अभी जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है वो हैं आर के सिंह ने जो है इसका जो है एक तरीके से आंकड़े या एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत में कितनी जो संभावित ज्वारीय ऊर्जा है इसका डेटा रिलीज किया है। तो वो है 12,455 मेगावाट। ऑप्शन ए 12,455 मेगावाट इतनी जो है संभावनाएं हैं इस ज्वारीय ऊर्जा की भारत में। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के तहत किस वर्ष तक भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना है? तो देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019, नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य है इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके तहत किस वर्ष तक भारत की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर यह है जो पर्यावरणीय रूप से भारत में जो संसाधन हैं यहाँ पर जैसे जल है, वायु है, या इनकी आप देखिए इनकी गुणवत्ता को लेकर के, या भविष्य में आप जो बायोडाइवर्सिटी भारत के अंदर है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है भारत के अंदर, वो कब तक भविष्य में कब तक सेफ रहेंगे, कब तक सुरक्षित रहेंगे, कब तक स्वस्थ रहेंगे, उसकी ही कल्पना यहाँ पर की गई है। तो ये जो इनका लक्ष्य इन्होंने टारगेट जो रखा है वो साल 2030 तक का रखा है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। स्वचालित बहु मॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली जिसको AMBIS कहते हैं, इसकी शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? पहले समझेंगे AMBIS है क्या चीज़। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो स्वचालित बहु मॉडल
बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली। AIMBS की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये है क्या, किस के लिए है? तो ये एक विशेष प्रकार की डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली है, यानी ये पुलिस सिस्टम में है, ये डिजिटल सिस्टम। इसका उपयोग जो है पुलिस जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए करेगी इस प्रोसेस के तहत। तो इसमें जो अपराधी होंगे, क्रिमिनल्स होंगे, उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उनके जैसे कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, किसी ने क्राइम किया, जाहिर सी बात है वो जाएगा कहाँ? अरेस्ट होगा। अरेस्ट होने के बाद में उसकी क्या होगी, उसका डिजिटल डेटाबेस रखा जाएगा, जिसमें उसके फिंगरप्रिंट होंगे, उसका आँख की पुतलियाँ, उसका जो है आइरिस वगैरह, उसके चेहरे, हथेली, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाएगा उस क्रिमिनल का। इससे आप जान रहे हैं कि बाकी देखिए पुलिस सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। बाद में कोई क्राइम करके आप देखते हैं मर्डर्स हो जाते हैं, लोगों का पता ही नहीं लग पाता कि कौन मर्डर है, किसने वो मर्डर किया। तो इससे पहचानने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो पुलिस सिस्टम के लिए। तो ये अगर आपसे पूछे कि AMBIS जो है ये सिस्टम किस क्षेत्र के लिए बनाया गया, तो ये पुलिस सिस्टम के लिए है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे उस वक्त, 29 जुलाई 2019 को। तो उस समय जो है इन्होंने इस मॉडल को लॉन्च किया था, शुभारंभ किया था इसका। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, इसके आधार पर जारी रैंकिंग में भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इस रैंकिंग में अमेरिका 20.5 ट्रिलियन डॉलर, 13.6 ट्रिलियन डॉलर पर, चीन और ये जापान पहली, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। पहले डिस्कस करेंगे पहले स्टेटमेंट को। अगर इसकी बात करें तो देखिए विश्व बैंक के द्वारा इस रैंकिंग जो जारी की गई है, इसमें 2.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ में जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे आप कह रहे हैं GDP, इसमें जो है भारत 2018 की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर भारत की आप बात करें, भारत का जो टारगेट है 2019 से 2020 तक, इसके अंत तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है इसमें। और 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करेंगे, इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद में, तो अगर आप विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाएं देखें, ये लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट इकोनॉमी देखें, तो अमेरिका पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है चीन, तो 13.6 ट्रिलियन डॉलर चीन की ये अर्थव्यवस्था है। और जापान की है 4.9 ट्रिलियन डॉलर। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसको याद रखेंगे। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जुलाई 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2017-18 में निम्नलिखित में से किसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए आप लोग पूछ रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कितने महीने का आप तैयार करें, ताकि आपको एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके आसानी से मिल सकें। तो देखिए यहाँ तक आपको जो करंट अफेयर याद रखना है या प्रिपेयर करना है, वो अक्टूबर महीने से लेंगे आप। अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर आप अप्रैल 2020 तक का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स हम करा रहे हैं आज का जो देख रहे हैं, ये हमने अगस्त महीने से लिया है, अगस्त 2019 से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ करंट इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली आपके 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही हम उठाएंगे उन मंथ के, और ये सारे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप ये जो है आप करंट अफेयर तैयार करिए अक्टूबर से अप्रैल महीने तक का। और अप्रैल तक का इसलिए करना क्योंकि हो सकता है कि पेपर दोबारा से बन जाए आपका, तो आप रिस्क नहीं लो। मेरे ख्याल से आप यहीं इतना पढ़ो। बाकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ अब हमारी अगस्त से, ये पहला लेक्चर है हमारा, अगस्त से लेकर के जितने भी करंट अफेयर्स अप्रैल तक हैं सब आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर। और देखिए आप ये बता दीजिए कि इन जिस तरह से आप करंट अफेयर्स अभी ये देख रहे हैं, आपको इन करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे ही चाहिए,
या फिर आपको क्वेश्चन के साथ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर टिक कर दिया, उस तरह का फॉर्मेट आप चाह रहे हैं, वो भी कमेंट में ज़रा लिख करके बता दीजिए, ताकि आपके हिसाब से ही चला जा सके फिर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं अभी 7वां क्वेश्चन है, टाइम इसमें काफ़ी लग रहा है, लेकिन यहाँ आपको डिटेलिंग हर चीज़ की समझ विकसित होगी, ये बहुत ज़रूरी है। वो आपकी चॉइस है, जैसा आप कहेंगे वैसा करा देंगे, क्योंकि 20 मिनट में यहाँ हम 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करेगा। आप बताइए कमेंट करके कैसे चलना है आगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये शिक्षा पर, एजुकेशन पर एक इंडेक्स जारी की गई है, जिसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कहा गया है। ये 2017-18 की है, लेकिन ये 2019 में इसको जारी किया गया है। इसमें सर्वोच्च स्थान पाया है चंडीगढ़ ने। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर के दोनों में ही चंडीगढ़ के बाद में केरल सेकेंड नंबर पे है, केरल और थर्ड नंबर पे है गुजरात। इनको याद रखेंगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य को अवैध खनन के मामले में 100 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है? तो देखिए, इस तरह के अवैध खनन के मामलों में जो जुर्माना लगाता है वो कौन लगाती है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है भारत का? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो मेघालय सरकार है, मेघालय सरकार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा 100 करोड़ का जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछे एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, और इसके 4 अलग अलग रीजनल ऑफिसेज भी हैं। भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई में है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखें, राजस्थान विधानसभा ने मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा को रोकने के लिए राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। आपने देखा है कि किस तरह से भारत में जो भीड़ द्वारा हिंसा होती है, जैसे अभी 2 साधुओं को पीट पीट कर मार दिया गया था, तो इसको बोलते हैं जब भीड़ तंत्र या भीड़ में लोग एक साथ मिलकर किसी व्यक्ति को जो है एक तरीके से मार देते हैं, या वो हिंसा का कोई भी शिकार होता है। इस तरह की जो हिंसाएं आप जानते हैं कि भीड़ तंत्र या भीड़ हिंसा, या इसको ही हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग में अभी तक जो है कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने मॉब लिंचिंग के खिलाफ या मॉब लिंचिंग के संरक्षण के लिए एक तरीके से मॉब लिंचिंग के लिए या मॉब लिंचिंग से संरक्षण के लिए एक नियम या फिर आप कह सकते हैं कानून बनाया, वो मणिपुर है पहले पोजीशन पर, पहला राज्य बना है भारत का। उसके बाद दूसरा राज्य कौन है? राजस्थान है, इसको याद रखेंगे आप। तो मणिपुर के बाद भीड़ हिंसा को लेकर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य रहा है कौन सा? राजस्थान। तो उच्च न्यायालय ने जो तहसीन एस पूनावाला है और बनाम भारत संघ के मामले में राज्यों को भीड़ हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए थे। इस विधेयक के अनुसार क्या है, इसमें धर्म, जाति, भाषा या कोई भी राजनीतिक विचारधारा जो समुदाय है, जन्म स्थान के आधार पर भीड़ के द्वारा जो हिंसाएं की जाती हैं उनको जो है एक तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि अगर अब 2 व्यक्ति भी मिलकर किसी व्यक्ति को पीट रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 3 लोग हैं, ये एक व्यक्ति है और ये 2 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति मिलकर इस वाले व्यक्ति को पीट रहे हैं, तो इसको भी भीड़ हिंसा ही कहा जाएगा, मॉब लिंचिंग ही कहा जाएगा। अगर भीड़ हिंसा से पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, और दोषी जो पाए जाएंगे उनको एक तो उम्र कैद की सज़ा है और 5 लाख तक की जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चलेंगे, तो इसका एक स्टेटमेंट ये भी सही हो गया है आपका। अगर इसमें बात करें, इसमें जांच कौन करेगा? इस विधेयक के अनुसार भीड़ हिंसा से जुड़े हुए मामलों की जांच केवल इंस्पेक्टर रैंक का ही अफसर करेगा, निरीक्षक ही करेगा। तो तीनों स्टेटमेंट ये आपके बिल्कुल सही हुए। उपर्युक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम, और इसके हिसाब से आप बता दीजिएगा आपको किस तरह का ये पैटर्न रखना है। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2019 आई है, ये उत्तराखंड की मानव विकास रिपोर्ट, उत्तराखंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 का विमोचन 27 जुलाई 2019 को किया गया है। इस संबंध में कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। देखिए, ये फर्स्ट रिपोर्ट है, इसलिए ज़रूरी भी हो गई है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास संस्थान दिल्ली के सहयोग पर ही तैयार की गई है। अगर इसको देखें तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। इन्होंने उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट, ग्रीन अकाउंटिंग ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स फ्रेमवर्क
फॉर अदर नेचुरल रिसोर्स एंड इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट मेंटल परफॉर्मेंस ऑफ उत्तराखंड और उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 भाग इस टाइटल की रिपोर्ट का विमोचन क्या है, इतना लंबा नाम है इसका। तो अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें इसमें, तो ये जो है ये पहली रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास संस्थान दिल्ली के तहत इसको जो है इशू किया गया है। अगर इसमें हम देखें रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक जो है वो इसमें 0.78 है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, रैंकिंग भी याद रखनी है, ये किसने जारी की ये भी याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या है, जो मानव विकास सूचकांक में अब इसके राज्य ये जो उत्तराखंड राज्य है उसके जिलों की बात की गई है यहाँ पर। अगर जिलों में आप देखेंगे तो मानव विकास सूचकांक में देहरादून पहले स्थान पर है, हरिद्वार दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर उधम सिंह है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे आज के इस करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट में। कैसा लगा, पसंद आया तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि अगले मॉक टेस्ट को या अगले टेस्ट सीरीज़ को करंट अफेयर्स की और ज़्यादा अच्छे से किया जा सके। देखिए इस तरह से करने का मतलब है कि आपको एक टॉपिक से जुड़े हुए, एक करंट अफेयर से जुड़े हुए 3 से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, ताकि क्वेश्चन तो आपको अलग से अगर देगा तो ये भी पूछ सकता है कि बताइए उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट में या उत्तराखंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका रैंकिंग कितना है उत्तराखंड का या उसके राज्य, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये अलग से, तीनों अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं अपने आप में। बट इस तरह की सीरीज़ में क्या होता है, आपको एक करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं। तो ये पीसीएस लेवल के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनका भी ज़रा आप ख्याल रखिएगा। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।